एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड का आपका फर्स्ट यूनिट जो है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट्स विद डिसऑर्डर्स ऑफ ईयर, नोज़ एंड थ्रोट। ठीक है, तो ये जो आपकी यूनिट है कंप्लीट इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, सब कुछ क्लियर करके चलेंगे। आईएनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक हैं सभी क्लियर करेंगे, सब अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सटर्नल ईयर डिसऑर्डर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफॉर्मिटीज़ ऑफ एक्सटर्नल ईयर। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर के डिसऑर्डर पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं डिफॉर्मिटीज़ ऑफ एक्सटर्नल ईयर। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए क्या लिखी हुई है। कंजेनाइटल और एक्वायर्ड एबनॉर्मेलिटीज़ इन द शेप, साइज और पोजीशन ऑफ द एक्सटर्नल ईयर या पिन्ना। जो एक्सटर्नल ईयर होता है, जिसे पिन्ना भी बोल देते हैं, उसके शेप में या उसके साइज़ में या उसकी पोजीशन में कंजेनाइटल यानी कि बाय बर्थ या एक्वायर्ड बाद में किसी इंजरी या किसी एक्सीडेंट की वजह से कोई चेंज हो सकता है, कोई एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, तो इसी को बोलते हैं डिफॉर्मिटीज़ ऑफ एक्सटर्नल ईयर। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं। तो ये कंजेनाइटल या एक्वायर्ड हो सकता है। तो जो कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ होती हैं उनमें हो सकता है माइक्रोटिया, जिसमें आपकी जो ईयर पिन्ना है उसमें कुछ मालफॉर्मेशंस देखने को मिलते हैं। एनोटिया में क्या होता है, पूरी तरह से पिन्ना जो होती है वो एब्सेंस होती है। और लो सेट ईयर्स हो सकते हैं। लो सेट ईयर्स में क्या होगा, जो ईयर होते हैं वो आपके आई के लेवल से नीचे होते हैं। दूसरी आपकी एक्वायर्ड डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, जैसे कि ट्रॉमा, बर्न्स, ट्यूमर्स। ठीक है, ट्यूमर की वजह से, बर्न की वजह से, किसी ट्रॉमा इंजरी की वजह से एक्वायर्ड डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपको ईयर डिफॉर्मिटीज़ हो जाएंगी। ठीक है, ईटियोलॉजी के बारे में देखें तो जेनेटिक डिफेक्ट्स हो सकते हैं। इंट्रा यूटेराइन इन्फेक्शंस होते हैं, जिस टाइम यूट्रस में होता है फीटस, उस टाइम पे उसको कोई इन्फेक्शन की वजह से, ये जैसे बाहर से रेडियो वेव्स और एक्सरेज जो होती हैं इनकी वजह से भी ये डिफेक्ट्स हो सकते हैं। किसी ट्रॉमा की वजह से, बर्न्स की वजह से या किसी सर्जरी की वजह से ईयर डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, रिस्क फैक्टर्स की बात की जाए तो फैमिली हिस्ट्री। ठीक है, कोई प्रीवियस फैमिली हिस्ट्री, मैटरनल इन्फेक्शंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर मदर को कोई इन्फेक्शन हो जाता है, और बर्थ डिफेक्ट्स मतलब कंजेनाइटल ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी देखिए तो एबनॉर्मल डेवलपमेंट और डिस्ट्रक्शन ऑफ कार्टिलेज कॉजेज अल्ट्रेशन इन ईयर स्ट्रक्चर एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट। एरो करके भी लिख सकते हैं, लेकिन इसकी पैथोफिजियोलॉजी इतनी नहीं पूछी जाती है। ईयर का जो कार्टिलेज होता है उसमें अगर कोई डिस्ट्रक्शन हो जाए तो उसकी वजह से ये एबनॉर्मेलिटी जो ईयर में अल्ट्रेशन है ईयर की स्ट्रक्चर में वो हो जाती है, जिसकी वजह से हियरिंग इम्पेयरमेंट भी हो जाती है। डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन की बात करें तो हम इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन और हियरिंग असेसमेंट परफॉर्म कर सकते हैं, और अगर ज़रूरत हो तो सीटी स्कैन भी कर सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट देखा जाए तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम हियरिंग एड्स दे सकते हैं पेशेंट को, और उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं, क्योंकि पेशेंट खुद को सोशलाइज नहीं कर पाता, दूसरे लोगों से अलग समझने लगता है, क्योंकि उसके ईयर पिन्ना में थोड़ी डिफॉर्मिटीज़ होती हैं उसकी वजह से, तो उसको काउंसलिंग दे सकते हैं। और सर्जिकल मैनेजमेंट की बात की जाए तो रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी और ओटोप्लास्टी परफॉर्म की जा सकती है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस देखे जाएँ तो हियरिंग लॉस और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो सकता है पेशेंट को। नर्सिंग मैनेजमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसकी बात की जाए तो असेस हियरिंग एबिलिटी, पेशेंट की जो हियरिंग एबिलिटी है वो असेस करनी है। सपोर्ट बॉडी इमेज। ठीक है, एजुकेट रिगार्डिंग सर्जरी, सर्जरी होने वाली है तो उसके लिए पेशेंट को प्रिपेयर करना है। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू दी पेशेंट। ठीक है, ये आपके नर्सिंग मैनेजमेंट हो गए। अब नेक्स्ट डिसीज़ देख लेते हैं। अब देखेंगे ओटेल्जिया के बारे में। ओटेल्जिया को ईयर पेन भी बोला जाता है, इसमें सिर्फ कान में पेन होता है। डेफिनेशन होती है इसकी, पेन इन द ईयर ड्यू टू लोकल और रेफर्ड कॉजेज़। ठीक है, किसी भी कॉज की वजह से अगर कान में पेन हो रहा है तो उसको बोलेंगे ओटेल्जिया। इसकी ईटियोलॉजी यानी कि इसके कॉजेज़ के ऊपर बात की जाए तो कोई फॉरेन बॉडी अगर ईयर में एंटर कर जाए, किसी ट्रॉमा की वजह से, कोई डेंटल डिसऑर्डर की वजह से, या टॉन्सिलाइटिस की वजह से, और हाँ ईयर इन्फेक्शन की वजह से आपको ओटेल्जिया हो सकता है। ठीक है, रिस्क फैक्टर्स की बात की जाए तो स्विमिंग करने से, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस की वजह से, और पुअर ईयर हाइजीन। अगर हाइजीन मेंटेन नहीं रखेंगे तो भी आपको ओटेल्जिया हो सकता है। पैथोफिजियोलॉजी की बात की जाए तो इन्फ्लेमेशन स्टिमुलेट्स पेन रिसेप्टर्स इन द ईयर।
तो जो इन्फ्लामेशन होता है किसी भी रीज़न की वजह से, आपको स्विमिंग करने की वजह से या अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से, या आप ईयर हाइजीन मेंटेन नहीं रखते हैं, इस वजह से भी आपको इन्फ्लामेशन हो सकता है, जिसकी वजह से जो आपके पेन रिसेप्टर हैं उनको इन्फ्लामेशन स्टिमुलेट कर देगा, इन्हेंस कर देगा, जिसकी वजह से आपको ईयर में ओटेल्जिया हो जाएगा। ठीक है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात की जाए तो ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन, कल्चर ऑफ डिस्चार्ज और ऑडियोमेट्री, ये कुछ एग्जामिनेशंस हैं, टेस्ट हैं जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं ओटेल्जिया को, और जो पेन का जो लेवल है उसको असेस करने के लिए। ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट की बात की जाए तो एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं जो कि आपके पेन रिलीव करते हैं, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं जो आपकी बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे, और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स भी दे सकते हैं जो इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्सेस को रिड्यूस करते हैं। ठीक है। ये देखिए, अगर कॉम्प्लिकेशंस की बात की जाए तो पेशेंट को क्रॉनिक इन्फेक्शन हो सकता है अगर ओटेल्जिया को ट्रीट ना किया जाए तो, और हेयरिंग लॉस भी हो सकता है। नर्सिंग मैनेजमेंट की बात की जाए तो पेन की सीवियरिटी को असेस करना है, एडमिनिस्टर मेडिकेशंस, जो मेडिकेशन प्रेस्क्राइब किए हैं फिजिशियन ने वो आपको एडमिनिस्टर करनी है। कीप ईयर क्लीन एंड ड्राई, ईयर को क्लीन और ड्राई रखना है। मॉनिटर फॉर कॉम्प्लिकेशंस, और कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो उसके लिए मॉनिटर करते रहना है। ठीक है। तो ये आपके ओटेल्जिया डिसीज़ भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फॉरेन बॉडीज़ इन ईयर। इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनसाइड द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होती है ईयर की, अगर उसमें कोई फॉरेन पार्टिकल प्रेजेंस है तो उसको बोलते हैं फॉरेन बॉडीज़ इन द ईयर। इसमें कॉमन ऑब्जेक्ट्स जैसे कि बीड्स, कॉटन, इंसेक्ट्स या सीड्स, और कुछ बटन होते हैं जो शर्ट के, या मार्बल होते हैं, कंचे, ठीक है ना, ये हो सकते हैं आपके कॉमन ऑब्जेक्ट्स जो कि फॉरेन बॉडीज़ इन द ईयर में होते हैं। ठीक है। अगर सिम्टम्स या क्लिनिकल फीचर्स की बात की जाए तो आपको पेन और हियरिंग लॉस होता है इसमें, और ईयर डिस्चार्ज भी देखने को मिल सकता है। और डायग्नोसिस की बात की जाए तो ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन परफॉर्म की जा सकती है। ट्रीटमेंट की इसकी बात की जाए तो रिमूवल यूजिंग फोरसेप्स के थ्रू जो फॉरेन ऑब्जेक्ट है उसको रिमूव किया जा सकता है, या ईयर इरिगेशन भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर इंसेक्ट या परफोरेटेड ईयर ड्रम है तो उस केस में इरिगेशन नहीं करवाएंगे। ठीक है। कॉम्प्लिकेशन की बात की जाए तो कैनाल इंजरी और इन्फेक्शन या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन डैमेज हो सकता है। ठीक है। अब बात करेंगे ईयर ट्यूमर्स के बारे में। तो बिनाइन और मैलिग्नेंट ग्रोथ्स इन द एक्सटर्नल ईयर में जो बिनाइन या मैलिग्नेंट ग्रोथ्स हो जाती हैं उनको ईयर ट्यूमर्स बोलते हैं। ठीक है। सारे टॉपिक कवर करेंगे, आईएनसी के सिलेबस के जितने भी हैं आपके फर्स्ट यूनिट में सारे टॉपिक कवर करेंगे। अब अगर इसके टाइप्स की बात की जाए तो बिनाइन और मैलिग्नेंट हमने देखा। ठीक है। दो तरह की ग्रोथ हो सकती हैं। जो बिनाइन होती हैं वो पैपिलोमा और ओस्टियोमा होती है, और जो मैलिग्नेंट होती है ये आपकी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होती है। ठीक है। सिम्टम्स या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात की जाए तो पेन और ईयर से डिस्चार्ज और हियरिंग लॉस आपको देखने को मिलेगा। और डायग्नोसिस की बात की जाए तो बायोप्सी और सीटी स्कैन या एमआरआई परफॉर्म की जा सकती है। ठीक है। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो सर्जिकल एक्सीजन किया जा सकता है, रेडियोथेरेपी के थ्रू या कीमोथेरेपी के थ्रू ट्यूमर्स को ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है। एक्सटर्नल ईयर में इतने ही डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं। अब हम देखेंगे मिडिल ईयर डिसऑर्डर्स के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं इम्पैक्टेड वैक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको सेरुमन इम्पैक्शन भी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, एक्यूमुलेशन ऑफ ईयर वैक्स कॉजिंग ब्लॉकेज ऑफ द ईयर कैनाल। ईयर कैनाल में वैक्स का प्रोडक्शन होता ही है, लेकिन जब इसका एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाता है तो वो ईयर कैनाल को ब्लॉक कर देती है। इसी को इम्पैक्टेड वैक्स या सेरुमन इम्पैक्शन बोला जाता है, जिसकी वजह से आपको हियरिंग लॉस हो सकता है। ठीक है। अभी आगे देखिए, सब पढ़ेंगे। इसकी ईटियोलॉजी की बात की जाए तो एक्सेसिव वैक्स प्रोडक्शन होने की वजह से अगर ईयर में वैक्स का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा, और इम्प्रॉपर क्लीनिंग, अगर हाइजीन ठीक से मेंटेन नहीं रखेंगे, उसको ठीक से क्लीन नहीं करेंगे तो आपका सेरुमेन इम्पैक्शन हो सकता है। इसके रिस्क फैक्टर्स की बात की जाए तो एल्डरली एज ज़्यादा होने की वजह से, और हियरिंग एड्स यूजर्स और ईयरफोन्स वगैरह लगाने की वजह से भी आपका ये डिसऑर्डर हो सकता है। सिम्टम्स में आपको हियरिंग लॉस, ईयर फुलनेस, ईयर को ऐसा मतलब हैवीनेस, फुलनेस फील होगी ईयर में, और टिनाइटस, रिंग जैसी आवाज़ें आएंगी आपको। ठीक है। और डायग्नोसिस की बात की जाए तो ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन इसे डायग्नोस करने के लिए परफॉर्म किया जा सकता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए
सेरुमेनोलाइटिक ड्रॉप्स आती हैं जो कि आपके सेरुमेन को क्या कर देती हैं, सॉफ्ट कर देती हैं और उसे बाहर निकालना आसान हो जाता है। ईयर इरिगेशन और मैनुअल रिमूवल भी कर सकते हैं, ठीक है, इसके ट्रीटमेंट के लिए। अब आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट सब में सेम सा होने वाला है, इसलिए हमने नहीं लिखा है, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस की बात की जाए तो टेम्पररी हियरिंग लॉस हो जाता है और इन्फेक्शन हो सकता है अगर इसे लंबे टाइम तक ट्रीट ना किया जाए तो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो रप्चर ऑफ द ईयर ड्रम, जो आपका ईयर ड्रम होता है अगर वो रप्चर हो जाता है किसी वजह से, अभी आगे देखेंगे इसकी इटियोलॉजी, तो इसको बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। जो आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो परफोरेटेड हो जाए यानी ईयर ड्रम रप्चर हो जाए। इसकी ईटियोलॉजी की बात की जाए किसी ट्रॉमा या इंजरी की वजह से, किसी इन्फेक्शन की वजह से, या अचानक से एकदम बहुत प्रेशर लगे तो आपका जो ईयर ड्रम है वो रप्चर हो सकता है, ठीक है, सडन प्रेशर चेंजेस की वजह से। तो इसी को बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। ये देखिए सिम्टम्स की बात की जाए तो ईयर पेन होगा आपको, हियरिंग लॉस हो सकता है, ईयर से डिस्चार्ज होगा, और इसके डायग्नोसिस के लिए आपको ओटोस्कोपी और ऑडियोमेट्री परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट में इसके मेडिकल ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं जो इन्फेक्शन को कम करेंगे, और जो ईयर है उसको ड्राई रखना है, सूखा रखना है। सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात की जाए तो टिम्पैनोप्लास्टी परफॉर्म की जा सकती है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया कॉज हो सकता है अगर ज़्यादा टाइम तक इसे ट्रीट नहीं करेंगे तो। परमानेंट हियरिंग लॉस, हमेशा हमेशा के लिए हियरिंग लॉस भी हो सकता है। और नर्सिंग मैनेजमेंट की बात की जाए तो नर्सिंग मैनेजमेंट में आपको ये ध्यान रखना है कि ईयर में वाटर एंट्री नहीं होनी चाहिए। मॉनिटर इन्फेक्शन साइंस, जो इन्फेक्शन साइंस है उनको मॉनिटर करना है, और पेशेंट को उसकी हेल्थ के बारे में एजुकेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ओटाइटिस मीडिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन ऑफ द मिडिल ईयर। मिडिल ईयर के डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं, है ना, तो ओटाइटिस मीडिया है हमारा। मिडिल ईयर जो होता है उसमें इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन हो जाने को ही ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। अब इसके टाइप्स की बात की जाए तो दो टाइप का होता है, ये एक्यूट ओटाइटिस मीडिया और क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया वर्ड से ही क्लियर है, एक्यूट मतलब कम समय में होकर ट्रीट हो जाता है, अचानक से होगा और जल्दी ठीक हो जाएगा। और क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया ये धीरे धीरे होता है, अगर एक्यूट ओटाइटिस मीडिया को ट्रीट ना किया जाए तो हो सकता है, और लंबे टाइम में ठीक होगा, ठीक है ना। तो ये सब मैंने आपको बता दिया है, अब सब कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। कॉजेज़ या ईटियोलॉजी की बात की जाए तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन की वजह से ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। और रिस्क फैक्टर्स की बात की जाए तो URTI, ठीक है, URTI मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है, ये इसका रिस्क फैक्टर हो सकता है। स्मोकिंग की वजह से या एलर्जीज़ की वजह से आपको ओटाइटिस मीडिया कॉज हो सकता है, ये इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। पैथोफिजियोलॉजी की बात की जाए तो जो ईटी ट्यूब होती है आपकी, यूस्ट्रिचियन ट्यूब जो होती है वो ब्लॉकेज, उसका ब्लॉकेज हो जाएगा, जिसकी वजह से ईयर में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा और इसकी वजह से इन्फेक्शन कॉज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको मिडिल ईयर में पेन, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन जैसी कंडीशन का सामना करना पड़ेगा और आपको ओटाइटिस मीडिया कॉज हो जाएगी। इसके सिम्टम्स की बात की जाए तो ईयर पेन, फीवर और हियरिंग लॉस, ठीक है ना, ईयर में पेन होगा, फीवर होगा और हियरिंग लॉस भी आपको हो जाएगा ओटाइटिस मीडिया में। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में इस डिसीज़ को डायग्नोस करने के लिए ओटोस्कोपी, टिम्पैनोमेट्री और कल्चर, ब्लड कल्चर या आपकी बायोप्सी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। मेडिकल मैनेजमेंट की बात की जाए तो एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं जो आपके इन्फेक्शन को कम करेंगे, एनाल्जेसिक्स जो पेन रिलीव करेंगे, और डिकंजेस्टेंट्स जो कि आपके फ्लूइड के एक्यूमुलेशन को कम कर देंगे, ठीक है ना। और आपके सर्जिकल मैनेजमेंट में मायरिंजोटोमी, ठीक है, ये सर्जरी होती है, और एक ये आपकी टिम्पैनोस्टोमी ट्यूब्स होती हैं, इनके थ्रू ये सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं, ये परफॉर्म किए जा सकते हैं अगर कंडीशन ज़्यादा सीवियर हो जाती है और मेडिकल मैनेजमेंट के थ्रू कंट्रोल नहीं हो पाती तो, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस की बात की जाए तो मैस्टोइडाइटिस, हियरिंग लॉस और मेनिंजाइटिस, इसके कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट देख लीजिए, जो टेम्परेचर है वो मॉनिटर करना है, पेन रिलीफ करवाना है आपको पेशेंट का एनाल्जेसिक्स के थ्रू और कुछ और टेक्निक्स करके, और एंटीबायोटिक्स एडमिनिस्टर करनी है। टीच मेडिकेशन कॉम्प्लियंस, मेडिकेशन किस तरह से लेनी है, क्या करना है, पेशेंट को एजुकेट करना है उसके बारे में, ठीक है ना।
इनर ईयर डिसऑर्डर्स देख लेते हैं अब, ठीक है। मिडिल ईयर के डिसऑर्डर भी कंप्लीट होते हैं, अब इनर ईयर के डिसऑर्डर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है मेनियर्स डिसीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मेनियर्स डिसीज़ देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या होती है इसकी, इनर ईयर डिसऑर्डर करेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव एंडोलिम्फ फ्लूइड। जब एंडोलिम्फ फ्लूइड जो होता है वो आपका इनर ईयर में एक्सेसिव अमाउंट में हो जाता है कलेक्ट, तो इस कंडीशन को मेनियर डिसीज़ बोलते हैं। अभी आगे देखिए सब समझ में आएगा। एंडोलिम्फ फ्लूइड कलेक्शन की वजह से आपको इस डिसीज़ में मेन चीज़ ये याद रखनी है, ये ट्रायड ऑफ सिम्टम्स देखने को मिलता है, वर्टिगो, टिनाइटस एंड सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, ठीक है। हियरिंग लॉस होगा आपको, टिनाइटस होगा आपको, मतलब जो ईयर है उसमें रिंगिंग सेंसेशन फील होगी, और वर्टिगो यानी ड्राउजीनेस हो सकती है, ठीक है। इसकी ईटियोलॉजी की बात की जाए तो अननोन होती है, ईटियोलॉजी इसकी अननोन है, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स की बात करेंगे तो ऑटो इम्यून डिसीज़, कुछ एलर्जीज़ की वजह से या वायरल इन्फेक्शंस की वजह से आपको मेनियर डिसीज़ हो सकती है। अब पैथोफिजियोलॉजी की बात की जाए तो एंडोलिम्फेटिक फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगा, जिसकी वजह से जो ईयर में प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा और वेस्टिब्यूलर डिस्फंक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको वो ट्रायड ऑफ सिम्टम्स देखने को मिलेगा, हियरिंग लॉस, वर्टिगो एंड टिनाइटस। तो ये होती है आपकी मेनियर्स डिसीज़। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की बात करें तो ऑडियोमेट्री, एमआरआई, वेस्टिब्यूलर टेस्टिंग परफॉर्म की जा सकती है। और मेडिकल मैनेजमेंट के लिए आप डायूरेटिक्स, एंटी इमेटिक्स जो कि आपके वर्टिगो को ट्रीट करने में काम आएंगे, और वेस्टिब्यूलर सप्रेसेंट्स ड्रग्स दे सकते हैं जो इस डिसीज़ को ट्रीट करने में हेल्प करेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट से अगर मेनियर डिसीज़ ट्रीट नहीं हो पाती है तो सर्जिकल मैनेजमेंट परफॉर्म करना होगा, जिसमें एंडोलिम्फेटिक सैक डिकम्प्रेशन किया जा सकता है, या फिर लेवराइनथेक्टोमी ये आपकी सर्जरी होती है, परफॉर्म की जा सकती है, जिसमें एंडोलिम्फेटिक फ्लूइड को निकाला जाएगा, एक्सेसिव जो हो जाएगा, और फिर मेडिकेशंस, डायूरेटिक्स वगैरह चलानी होंगी ताकि डिसीज़ को ट्रीट किया जा सके। और कॉम्प्लिकेशंस की बात की जाए तो इसमें फॉल्स हो सकते हैं वर्टिगो की वजह से, और परमानेंट हियरिंग लॉस भी हो सकता है पेशेंट को, अगर ज़्यादा लंबे टाइम तक ट्रीट नहीं किया जाएगा तो, ठीक है। नेक्स्ट इनर ईयर डिसऑर्डर की बात की जाए तो आपका आता है लेवाइराइनथाइटिस, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखें तो इन्फ्लामेशन ऑफ द लेबिरिंथ ऑफ द इनर ईयर। इनर ईयर में आपका एक पार्ट होता है लेबिरिंथ जिसे बोलते हैं, ठीक है। अगर इसका इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिस भी वर्ड के बाद में आइटिस आता है, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, तो अगर आपका लेबिरिंथ का इन्फ्लामेशन हो जाता है इनर ईयर के, तो इसको लेबिरिंथाइटिस बोलते हैं, ठीक है। अगर इसकी ईटियोलॉजी की बात की जाए तो वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसके कॉज हो सकते हैं। अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो सीवियर वर्टिगो हो सकता है, ड्राउजीनेस जिसे बोल सकते हैं, नोज़िया फील हो सकता है, ठीक है, और हियरिंग लॉस भी हो सकता है। ये आपके सिम्टम्स हैं। और ट्रीटमेंट की बात की जाए तो बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, और एंटीवर्टिगो ड्रग्स भी एडमिनिस्टर करा सकते हैं। अगर इसके नर्सिंग मैनेजमेंट को देखें तो सेफ्टी मेंटेन रखनी है पेशेंट की, क्योंकि वर्टिगो हो सकता है, असिस्ट एम्बुलेशन, ठीक है, और कंट्रोल नोज़िया को कंट्रोल करना है। कॉम्प्लिकेशन की बात की जाए तो परमानेंट हियरिंग लॉस भी हो सकता है अगर कंडीशन को अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए, और क्रोनिक वर्टिगो भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा ओटोटॉक्सिसिटी। ओटोटॉक्सिसिटी क्या होता है, डेफिनेशन देखिए, डैमेज टू द इनर ईयर ड्यू टू टॉक्सिक ड्रग्स। कुछ टॉक्सिक ड्रग्स की वजह से अगर इनर ईयर को डैमेज हो जाता है तो इस कंडीशन को ओटोटॉक्सिसिटी बोलते हैं। कॉमन ड्रग्स जो इसमें यूज़ किए जाते हैं एमाइनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं, लूप, डायूरेटिक्स और सिस्प्लेटिन। ये ऐसे ड्रग्स हैं जो कि इनर ईयर के लिए टॉक्सिक होते हैं और उसको डैमेज कर सकते हैं। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो टिनाइटस, वर्टिगो और हियरिंग लॉस, ये इसके सिम्टम्स होते हैं जो आपको मेनियर्स डिसीज़ में भी देखने को मिले थे, ये इसमें सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। डायग्नोसिस की बात की जाए तो इस डिसीज़ को डायग्नोस करने के लिए ऑडियोमेट्री परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट की यानी मैनेजमेंट की बात की जाए तो स्टॉप ऑफेंडिंग ड्रग्स, जो ड्रग इनर ईयर के लिए टॉक्सिक हैं उन ड्रग्स को स्टॉप कर देना, रेस्ट्रिक्ट कर देना है, और हियरिंग रिहेबिलिटेशन परफॉर्म कर सकते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो स्टॉप ऑफेंडिंग ड्रग वही है, हियरिंग रिहेबिलिटेशन कराना है नर्सिंग मैनेजमेंट में, ठीक है। मॉनिटर
हियरिंग को मॉनिटर करना है, रिपोर्ट टिनाइटस इमिडिएटली, अगर टिनाइटस हो रहा है पेशेंट को तो इमिडिएटली उसे रिपोर्ट करवाना है फिजिशियन को। तो ईयर के डिसऑर्डर्स हमारे पूरे होते हैं। अब हम नोज़ के डिसऑर्डर देख लेते हैं। सबसे पहले आता है राइनाइटिस। राइनाइटिस की डेफिनेशन देखिए, इन्फ्लेमेशन ऑफ नेजल म्यूकोजा। नेजल म्यूकोजा में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो उसे राइनाइटिस बोला जाता है। टाइप्स की बात की जाए तो ये 3 तरह का हो सकता है, एलर्जिक, नॉन एलर्जिक और इन्फेक्शियस। ठीक है। सिम्टम्स की बात करें तो स्नीजिंग, नेज़ल कंजेशन हो सकता है और रनी नोज़ आपको इसमें देखने को मिलेगी। ट्रीटमेंट की बात की जाए राइनाइटिस के तो एंटीहिस्टामाइंस जो कि एलर्जिक रिएक्शंस को कम करेंगे, इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, और नेज़ल डिकंजेस्टेंट जो कि नेज़ल कंजेशन को ट्रीट करने के लिए, और जो एलर्जेंस हैं उनको अवॉइड करना है। ठीक है, ये इसका ट्रीटमेंट होगा। कॉम्प्लिकेशंस की बात की जाए, अगर इस डिसीज़ को ज़्यादा टाइम तक, राइनाइटिस को ज़्यादा टाइम तक ट्रीट ना किया जाए तो साइन्यूसाइटिस और ओटाइटिस मीडिया जैसे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो हाइड्रेशन को प्रमोट करना है और एलर्जन को कैसे अवॉइड करना है इस बारे में पेशेंट को एजुकेट करना है कि एनवायरनमेंट को साफ़ रखें अपने आसपास और हाइजीन मेंटेन रखें, ये सब। ठीक है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे साइन्यूसाइटिस के बारे में। ये क्या होता है, जो पेरानेजल साइनसिस होते हैं, ठीक है, साइनस जो होते हैं उनका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इसी को साइन्यूसाइटिस बोलते हैं। ईटियोलॉजी की बात करें तो किसी इन्फेक्शन की वजह से, एलर्जी की वजह से या नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से साइन्यूसाइटिस हो सकता है। साइन्यूसाइटिस के सिम्टम्स की बात करें तो आपको फेशियल पेन होगा, क्योंकि साइनस आपके जिस लोकेशन पे उस जगह पे पेन होगा, हेडेक हो सकता है और आपको प्यूरुलेंट डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है नोज़ के थ्रू। ठीक है। और डायग्नोसिस की बात की जाए तो इसे डायग्नोस करने के लिए एक्सरे और सीटी स्कैन परफॉर्म किए जाते हैं। साइनोसाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक्स दी जा सकती हैं, स्टीम इन्हेलेशन दे सकते हैं और डीकंजेस्टेंट्स ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। अगर ज़्यादा कंडीशन सीवियर हो जाती है तो कभी कभी सर्जरी भी परफॉर्म की जा सकती है। कॉम्प्लिकेशंस की बात की जाए तो ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस और मेनिंजाइटिस, इसमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस क्या होता है, जो टॉन्सिल्स होते हैं आपके उनका इन्फ्लेमेशन। अब हम थ्रोट पे आ चुके हैं। ठीक है। तो जो टॉन्सिल्स होते हैं उनका इन्फ्लेमेशन जो होता है उसको बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस। अब बात कर लेते हैं इसके ईटियोलॉजी की। कॉज क्या हो सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन इसके कॉज हो सकते हैं। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ वही डिस्कस कर रहे हैं, बाकी सब आप अपने कॉमन सेंस से भी एग्जाम में लिख सकते हैं। वन शॉट है इसलिए मेन चीज़ देख रहे हैं। सिम्टम्स की बात की जाए तो सोर थ्रोट, ठीक है, फीवर हो सकता है और डिस्फेजिया आपको देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो मेडिकल ट्रीटमेंट देना होगा हमें, जिसमें हम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं जो इन्फेक्शन को कम करेंगे, और एनाल्जेसिक्स जो कि पेन रिलीव में, यानी सोर थ्रोट होगा, पेन हो सकता है, उसे रिलीव करने में हेल्प करेंगे। ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट से अगर ट्रीट नहीं हो पाता है तो टॉन्सिलेक्टोमी भी परफॉर्म की जा सकती है, जो कि सर्जरी है। कॉम्प्लिकेशंस की बात की जाए तो पेरिटॉन्सिलर एब्सेस हो सकते हैं और रियोमेटिक फीवर भी कॉज हो सकता है अगर इस डिसीज़ को टाइम से ट्रीट नहीं किया जाएगा तो। बाद में नर्सिंग मैनेजमेंट आता है, जिसमें वही सब है, एडमिनिस्टर मेडिकेशन, पेशेंट को मेडिकेशन एडमिनिस्टर करनी है, उसको एजुकेट करना है, वही सब लिखना है आपको। ठीक है ना, वाइटल्स असेस करने हैं। ठीक है। आगे बात करेंगे लैरिंजाइटिस के बारे में, जो कि आपका लैरिंग्स का इन्फ्लामेशन है। ईटियोलॉजी देखें तो वायरल इन्फेक्शन, वॉइस ओवर यूज़, अगर ज़्यादा ओवर यूज़ करते हैं, चिल्लाते हैं वॉइस का, ठीक है ना, तो भी आपको लैरिंजाइटिस हो सकता है, यानी लैरिंग्स का इन्फ्लामेशन, और स्मोकिंग भी इसका कॉज हो सकता है। सिम्टम्स की बात की जाए तो वॉइस जो है उसमें हॉर्सनेस होगी, कफ हो सकता है और सोर थ्रोट होगा। ठीक है। ट्रीटमेंट देखा जाए अगर इसका तो वॉइस को रेस्ट देना है, ठीक है, ज़्यादा वॉइस का अब्यूज़ नहीं करना है, और हाइड्रेशन मेंटेन रखना है, पानी फ्लूइड्स अच्छे लेने हैं, और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इस डिसीज में इतना काफ़ी है, बाकी आप अपने कॉमन सेंस से लिख सकते हैं। हम डेफिनेशन और कॉज और उनके सिम्टम्स क्लियर कर रहे हैं और आपको ट्रीटमेंट बता रहे हैं। बाकी की चीज़ें आप अपने आप से भी लिख सकते हैं। मेन सब चीज़ें कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट डिसीज़ है एपिस्टैक्सिस, जिसे नोज़ ब्लीडिंग बोलते हैं और आम बोलचाल में नक्की छूटना भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन तो सिंपल है, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज़। ठीक है। अगर नोज़ से ब्लीडिंग होने लग जाएगी तो उसको एपिस्टैक्सिस बोलेंगे। ईटियोलॉजी की बात की जाए तो कोई ट्रॉमा, हाइपरटेंशन, नेज़ल इन्फेक्शन या ड्राई क्लाइमेट, इन सब चीज़ों की वजह से, इन सब कॉजेज़ की वजह से आपको एपिस्टैक्सिस
या नेज़ल ब्लीडिंग, या हम आम बोलचाल में कहें तो नक की छूटना, ये सब हो सकता है। ठीक है। मैनेजमेंट की बात की जाए तो इसमें आपको क्या करना है, सिट अपराइट, जैसे चेयर पे बैठते हैं ऐसे बैठना है। लीन फॉरवर्ड, आगे की तरफ आपको अपने आप को ऊपर से झुकाना है। पिंच नोस्ट्रिल्स 10 to 15 मिनट्स, और अपनी नोस्ट्रिल्स को 10 से 15 मिनट तक पिंच करके रखना है। ठीक है। अगर ऐसे ठीक नहीं होता है 10 से 15 मिनट बाद भी, तो मेडिकल ट्रीटमेंट में आप नेज़ल पैकिंग या कोटेराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है ना। ये होता है आपका ट्रीटमेंट। और इस कॉम्प्लिकेशंस की बात की जाए तो शॉक और एनीमिया, ठीक है, इसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं। अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाए तो शॉक हो सकता है, जो कि आपके ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से होता है, और एनीमिया भी हो सकता है। ठीक है। बात करेंगे नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में। नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन की डेफिनेशन देखिए, पार्शियल और कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ नेज़ल एयरवे। जो नेज़ल एयरवेज होते हैं उनका पार्शियल या पूरी तरह से ब्लॉक हो जाना नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन कहलाता है। इसके कॉजेज़ की बात करें तो डेविएटेड सेप्टम, अगर सेप्टम डेविएट हो जाए, पॉलिप्स हो सकते हैं, कोई ट्यूमर या राइनाइटिस की वजह से, ये सब क्या है, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन की ईटियोलॉजी हैं। ठीक है। सिम्टम्स की बात करें तो माउथ ब्रीदिंग, ठीक है, स्नोरिंग, नेज़ल कंजेशन, ये आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे इसमें। और ट्रीटमेंट की बात की जाए तो डिकंजेस्टेंट ड्रग यूज़ कर सकते हैं, और सर्जिकल ट्रीटमेंट भी करना पड़ सकता है, जैसे कि सेप्टोप्लास्टी और पॉलीपेक्टोमी। ठीक है। नेक्स्ट डिसऑर्डर है आपका लेरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन। ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं ये वैसे तो, पर लेकिन इनके बारे में इतना पढ़ना काफ़ी रहेगा। ठीक है ना। तो लेरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है, पार्शियल और कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ द लेरेंजियल एयरवे। जो लेरेंजियल एयरवे होता है उसका पार्शियल या कंप्लीटली ब्लॉक हो जाना आपका लेरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन कहलाता है। अब बात कर लेते हैं इसके कॉजेज़ की। तो ट्यूमर की वजह से, या एडिमा की वजह से, किसी फॉरेन बॉडी की वजह से, या इन्फेक्शन कॉज की वजह से आपको लेरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। सिम्टम्स की बात करें तो स्ट्रीडोर हो सकता है, जिसमें बहुत ही हार्सनेस ऑफ वॉइस हो जाता है क्योंकि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बंद हो जाता है। डिजनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है, और साइनोसिस हो सकती है। डायग्नोसिस की बात की जाए तो लेरिंजोस्कोपी और इमेजिंग टेस्ट जो होते हैं जैसे सीटी, एमआरआई परफॉर्म किए जा सकते हैं इस डिसीज़ को डायग्नोस करने के लिए। मैनेजमेंट की बात की जाए तो इमरजेंसी मैनेजमेंट में पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करानी है ताकि एयरवे मेंटेनेंस हो सके, क्योंकि उसका जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो ब्लॉक हो सकता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ट्रैकियोस्टोमी परफॉर्म की जा सकती है। बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस की, तो रेस्पिरेटरी फेलियर और डेथ, इसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट की बात की जाए तो मेंटेन एयरवे, ऑक्सीजन प्रोवाइड करानी है, किसी भी तरह से एयरवे मेंटेन करनी है। मॉनिटर ऑक्सीजन सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर करना है। और लास्ट में क्या मैनेजमेंट करेंगे, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, इमरजेंसी प्रिपेयर करना है आपको, मतलब वही ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाना है, मेंटेन करना है एयरवे। ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डीफनेस, हियरिंग लॉस जिसे बोलते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। डेफिनेशन की बात की जाए तो पार्शियल और कंप्लीट इनेबिलिटी टू हियर साउंड्स। जो साउंड्स होते हैं उनको सुनने में और उनको आइडेंटिफाई करने में पार्शियल या कम्प्लीटली इनेबिलिटी हो जाती है इंडिविजुअल की, पेशेंट की, तो उसको डीफनेस कहते हैं। हिंदी में बोलें तो बहरापन। बात करें डीफनेस के टाइप्स की तो ये 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहले होता है कंडक्टिव हियरिंग लॉस, जिसमें जो आउटर या मिडिल ईयर है इसमें किसी प्रॉब्लम होने की वजह से आपको हियरिंग लॉस हो सकता है। सेकंड है आपका सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, जिसमें आपके जो इनर ईयर है या ऑडिटरी नर्व्स होती हैं, अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो जाए और इस वजह से आपको हियरिंग लॉस होता है तो उसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। थर्ड है आपका मिक्स्ड हियरिंग लॉस, जिसमें आपको इनर ईयर, आउटर ईयर या मिडिल ईयर या जो नर्व्स हैं उनमें किसी में भी डैमेज की वजह से आपको हियरिंग लॉस हुआ है तो उसको बोल देते हैं मिक्स्ड डीफनेस या मिक्स्ड हियरिंग लॉस। कॉजेज ईटियोलॉजी की बात की जाए तो एजिंग, एज ज़्यादा होने की वजह से डीफनेस हो सकती है, नॉइज़ एक्सपोजर की वजह से, किसी इन्फेक्शन की वजह से, ट्रॉमा या इंजरी की वजह से, और ओटोटॉक्सिक ड्रग्स की वजह से डीफनेस हो सकती है, जो हमने अभी पढ़े थे, जो आपके मिडिल ईयर के लिए या ईयर के लिए आपके जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है उसके लिए टॉक्सिक होते हैं। ऐसे ड्रग्स की वजह से भी आपको डीफनेस कॉज
हो सकती अब है। बात करेंगे रिस्क फैक्टर्स के बारे में। तो फैमिली हिस्ट्री, अगर पहले किसी को डीफनेस है, आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनमें, आपके माता पिता को, उनके माता पिता को, तो आपको हो सकता है। क्रोनिक ईयर इन्फेक्शंस और जो ऑक्यूपेशनल नॉइज़ होते हैं उनकी वजह से, ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपको डीफनेस हो सकता है। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो डैमेज टू साउंड कंडक्शन पाथवे और ऑडिटरी नर्व्स रिड्यूसिंग हियरिंग एबिलिटी। जो आपके साउंड कंडक्शन पाथवे होते हैं या आपके जो ऑडिटरी नर्व्स होते हैं, अगर इनमें कोई डैमेज हो जाए तो आपकी जो हियरिंग एबिलिटी है वो रिड्यूस हो सकती है। पैथोफिजियोलॉजी आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, समझा दिया मैंने, ठीक है। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की बात करेंगे तो ऑडियोमेट्री, रिने एंड वेवर टेस्ट, सीटी या एमआरआई, ये टेस्ट हम परफॉर्म कर सकते हैं डीफनेस को इवेलुएट करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। मैनेजमेंट की बात की जाए तो मेडिकल मैनेजमेंट में हियरिंग एड्स दे सकते हैं और कोक्लियर इम्प्लांट, ठीक है, ये इम्प्लांटेशन होता है। ड्रग थेरेपी फॉर स्पेसिफिक कॉजेज, अगर कोई स्पेसिफिक कॉज है जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं उनके बारे में, अगर ऐसा कुछ है तो ड्रग थेरेपी भी दे सकते हैं। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट से डिसीज़ ठीक नहीं हो रही है तो आपको सर्जिकल मैनेजमेंट भी करना पड़ सकता है, जिसमें टिम्पैनोप्लास्टी, स्टेपेडेक्टोमी और कोक्लियर इम्प्लांटेशन शामिल हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं, क्योंकि सुनाई देगी नहीं ठीक से तो बात भी ठीक से नहीं हो पाती, आप जानते ही हैं। सोशल आइसोलेशन, दूसरे लोगों से खुद को अलग करने लग जाएगा, और डिप्रेशन भी हो सकता है ऐसे पेशेंट को, ठीक है। लास्ट में हम बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट की, जिसमें हमें ध्यान रखना है कि जब भी पेशेंट से बात करनी है तो उसको देखना है, ठीक है ना, उसको देख के और सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करना है इस डिसीज़ वाले पेशेंट के साथ। बैकग्राउंड नॉइज़ जो है वो कम से कम रखनी है, जैसे कोई म्यूज़िक हो रहा है, कुछ भी है तो बैकग्राउंड नॉइज़ कम करनी है, रिड्यूस रखनी है। हियरिंग एड जो होती हैं उनकी केयर किस तरह करनी है, इस बारे में पेशेंट को टीच करना है और उसे एजुकेशन, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट ये आपका यूनिट है AHN सेकंड का, ये हमने पूरा कवर किया है। INC के सिलेबस में जितने भी टॉपिक है सब कवर किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड यूनिट के साथ।